ये वो साल था जिस साल इंडिया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने जा रहा था कि जब मार्केट में एक फैक्ट्रीज लगेंगी तो उन फैक्ट्रीज ने शर्मसार काम कर दिया इंडिया में, जिसकी यादें आज भी बड़ी तल्ख हैं। ऑल्दो ये चीज चंद्रशेखर जब वजीर आजम थे कांग्रेस के सपोर्ट के साथ 21 मई 1991 को राजीव गांधी साहब तमिलनाडु के एक हेलो दोस्तों पाकिस्तान को आजकल जिन मुआशी चैलेंजेस का सामना है, इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल चैलेंजेस इंडिया ने 1991 में देखे। ये वो साल था जिस साल इंडिया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने जा रहा था। जनवरी 1991 में इंडिया के टोटल रिजर्व्स 1.2 अरब यूएस डॉलर्स पे आ चुके हुए थे। इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था कि वो तेल इंपोर्ट कर सकता है। आलमी बैंकों ने और अदारों ने इंडिया की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि इंडिया उनकी सख्त शराइत को मानने से इनकार कर रहा था। तो क्या थी वो शराइत? वो शराइत ये थी कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करे। 90 के आगाज तक इंडियन सरकार हर चीज की कीमत इंडिया में खुद तयन करती थी। यानी फैक्ट्री लगाने से लेकर वो कौन सी फैक्ट्री लगेगी, उसमें कौन सी चीज बनेगी, वो कितने की बिकेगी, उसको कौन खरीदेगा, ये तमाम चीजें इंडियन सरकार खुद तयन करती थी। ना सिर्फ ये, बल्कि दाल, चावल, रोटी, आटा, चीनी, मोटरसाइकिल, गर्ज, हर एक एक चीज की कीमत इंडियन सरकार खुद इनकी कीमत मार्केट में इनका तयन करती थी। अब इसकी बड़ी वजह यह थी कि इंडियन सरकार का ख्याल था कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए वो कीमतों को बेइंतहा ऊपर ले जाएंगे, जिसकी वजह से उनको जो सरकार है वहां पर उस वक्त की, उनको अवाम का एक शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़े और बड़ी लाइकलीहुड भी थी कि वो अपना इलेक्शन हार जाते। इसलिए इंडियन सरकार हर चीज की कीमत का तयन खुद करती थी। यहां तक कि कोई नया बिजनेस भी अगर लगना होता था तो उसके लिए भी एक लाइसेंस इंडियन सरकार जारी करती थी, और उस जमाने में एक बड़ी कॉमन टर्म मशहूर हो गई थी लाइसेंस राज के नाम से। तो हर चीज का एक लाइसेंस, हर चीज का एक परमिट जारी होता था इंडिया में उस वक्त। जबकि दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं था। दूसरे मुल्कों में इकोनॉमीज लिबरलाइज हो चुकी हुई थी, पाकिस्तान में भी इकोनॉमी लिबरलाइज थी, और जो कीमतों का तयन था वो मार्केट खुद तयन करती थी, ना कि हुकूमतें। अब लिबरलाइज इकोनॉमीज की मिसाल देखते हैं कि मार्केट में फैक्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रीज में आपस में कंपटीशन होगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। जब क्वालिटी इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस भी कंपीट होंगी आपस में। इससे क्या होगा? इससे मार्केट रूल्स जो हैं वो डिटरमिन होंगे। जब मार्केट रूल्स डिटरमिन होंगे तो फैक्ट्रीज आपस में कंपीट करेंगी। इससे बैंक जो है वो और फर्दर लोन्स आगे ग्रांट करेंगे नए फैक्ट्री लगाने वालों को, उनको, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन होगी। जब जॉब क्रिएशन होगी तो आपकी एक नई मिडिल क्लास डेवलप होकर उस मुल्क में आपके सामने आती है। तो ये होती है लिबरलाइज इकोनॉमीज में बिजनेस करने की एनवायरनमेंट। तो फिर इंडिया में ऐसा निज़ाम क्यों था? इसकी बड़ी वजह नेहरू साहब और उनके उस वक्त के जो पॉलिसी मेकर्स की सोच थी, जो सोशलिस्ट माइंडेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। इंडिया का सबसे बड़ा इत्तेहादी उस वक्त यूएसएसआर था, लेकिन वो खुद टूट चुका हुआ था, और इंडियन जो ट्रेड थी उस जमाने में यूएसएसआर के साथ वो सारी इंडियन रुपीज में होती थी। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा और इंडियन ट्रेड कम हुई, तो अब क्योंकि इंडिया ने ट्रेड करनी थी ओपन वर्ल्ड में, तो उसके लिए उनको डॉलर्स की जरूरत थी, जिसकी वजह से इंडियन रुपी की वैल्यू घटनी शुरू हो गई। इंडिया अपना बजट 1 फरवरी को पेश करता है, लेकिन उस साल इतने खराब मुआशी हालात की वजह से इंडिया अपना बजट पेश नहीं कर सका। मगर इंटरनेशनल अरीना पे भी बहुत तेजी से चेंजेस आ रही थी। 1991 में पहली गल्फ वॉर का आगाज हुआ, जब इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया। जैसे हम हर इंटरनेशनल वॉर में देखते हैं कि पहली चीज जो सबसे ऊपर स्पाइक करती है वो तेल की कीमतें हैं, तो इसी तरह उस साल भी तेल की कीमतें ऊपर चली गई, जिसकी वजह से इंडिया जो 5 अरब का तेल इंपोर्ट करता था, उसको वही तेल, उतनी क्वांटिटी का तेल ही 12 अरब डॉलर का इंपोर्ट करना पड़ा। उस वक्त के इंडिया के वजीर आजम चंद्रशेखर, जो समाजवादी पार्टी से जिनका ताल्लुक था, लेकिन उनको कांग्रेस की सपोर्ट थी, तो उसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट थी। जैसे आज हम पाकिस्तान में देखते हैं कि 12-13 जमातों ने एक कोलिशन बना के तो पीडीएम की एक सरकार बनाई हुई है, हुकूमत है, जिसमें हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। इंडिया ने अपना एक डेलीगेशन यूनाइटेड स्टेट्स भेजा आईएमएफ से बात करने के लिए कि हमें कुछ बेल आउट पैकेज दे दें। आईएमएफ हमेशा की तरह एक साइक्लो स्टाइल, उनके जो डिमांड्स होती हैं जो वो उस हुकूमत से मांग रहे होते हैं, उन्होंने इंडिया के सामने भी पेश कर दी।
अभी रिसेंटली आपने देखा है कि पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात हुए उसमें कुछ इसी तरह की डिमांड्स उन्होंने पाकिस्तान से भी कही हैं। मसलन तमाम सब्सिडीज ख़त्म कर दें, अपना जो स्पेंडिंग है उसका फर्दर ऑडिट करें, जो डेड या डाइंग नेशनल इंडस्ट्री है उसको फिल फॉर प्राइवेटाइज करें, अपनी जो मार्केट है उसको अपनी रेगुलेट करने दें प्राइसेस को, रादर दैन कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो। तो कुछ इसी तरह की डिमांड उस वक्त IMF ने इंडिया के सामने रखी। पहली डिमांड वो ये थी कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करे। दूसरा उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को आप प्रमोट करें अपने मुल्क में ताकि और बिजनेसेस आएँ। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि मार्केट को प्राइसेस कंट्रोल कर देने रादर दैन कि उस वक्त की इंडियन सरकार मार्केट प्राइसेस के ऊपर हावी हो। मगर इंडिया इन शराइत को मानने से इनकार था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि ऑल्दो इन डिमांड्स का शॉर्ट टर्म तो इंडिया को नुकसान था, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा था। लेकिन शॉर्ट टर्म जो प्राइसेस जो ऊपर जानी थी और जो महंगाई आनी थी इंडिया में, वो कोई इंडियन सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो IMF की ऑफर को रिजेक्ट कर रहे थे। मगर क्योंकि गल्फ वॉर शुरू हो चुकी थी और USA ने इंडिया को एक ऑफर की कि हम इराक पे हमला करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें मुंबई में आपकी एयर बेसिस चाहिए। USA की बहुत बड़ी फ्लीट फिलीपींस में बेस्ड है और वहां पर उनका एक बहुत बड़ा एयर बेस है, मगर वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से वो मुंबई में रिफ्यूलिंग के लिए एयर बेसिस मांग रहे थे। इंडिया, जिसके बहुत अच्छे मरासम और ताल्लुकात थे सदाम हुसैन की हुकूमत इराक में और साथ USSR के साथ, लेकिन इंडिया ने उसी साल 1991 में अपना एक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट भी की कि इंडिया ने USA को मुंबई में अपनी बेसिस दी और वहां रिफ्यूलिंग हुई, जिसकी वजह से अगले ही दिन IMF ने इंडिया को 1.3 अरब US की बेल आउट पैकेज दिया और उसके अलावा अमेरिका इंडिया को चंद करोड़ डॉलर और भी दे रहा था रिफ्यूलिंग की मद में। तो कुछ टाइम तो बड़ा अच्छा गुजर गया, लेकिन मार्च में इंडिया ने कुछ प्राइवेट बैंकों की पेमेंट्स करनी थी, जिसकी वजह से दोबारा एक इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो गया। तो इंडिया ने दोबारा अपना एक डेलीगेशन भेजा IMF के पास मुज़ाकरात के लिए। लेकिन जब ये डेलीगेशन वहां पहुंचा तो क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट थी, चंद्रशेखर को सपोर्ट थी पीछे कांग्रेस की, तो जब कांग्रेस ने सपोर्ट वापस खींच ली तो इंडियन सरकार गिर गई। मगर चंद्रशेखर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक निगरान वजीर आजम बने, बड़ी लिमिटेड पावर्स के साथ, और मेजर पावर्स उनकी सारी इंडियन इलेक्शन कमीशन को मिल गई। मगर इलेक्शन से कुछ अर्सा कबल चंद्रशेखर जो निगरान वजीर आजम थे, उन्होंने एक ऐसा शर्मसार काम कर दिया इंडिया में जिसकी यादें आज भी बड़ी तल्ख हैं। ऑल्दो ये चीज़ चंद्रशेखर जब वजीर आजम थे कांग्रेस के सपोर्ट के साथ, तो उस वक्त डिसाइड हो गया था, जिसको राजीव गांधी साहब ने भी रेटिफाई किया था और कांग्रेस की हुकूमत ने इसके ऊपर अपनी नोट किया था इस काम के ऊपर। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त हुई जब निगरान वजीर आजम और निगरान हुकूमत। तो वो काम क्या था? वो काम ये था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया का टनों के हिसाब से सोना गिरवी रखवाना शुरू कर दिया मुख्तलिफ बैंकों में दुनिया में, जिसके एवज उनको पैसे मिल रहे थे। यानी जो बड़े बड़े बैंक जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापान और स्विट्जरलैंड, इनके पास इंडिया का सोना गिरवी रखवाया जा रहा था और उनसे उसकी एवज पैसे लिए जा रहे थे, कर्जा लिया जा रहा था। जुलाई के मिड तक तकरीबन 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखवाया जा चुका हुआ था एज गिरवी, और उसके एवज इंडिया को $40 करोड़ लोन मिला। अब याद रखिएगा दोस्तों, ये सारा काम इंडियन हुकूमत अपनी आवाम से छुप कर रही थी, उनको इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। तो फिर कैसे पता चला? ये एक वाकया हुआ मुंबई में, जब एक गाड़ी जा रही थी और उसकी गाड़ी के टायर बर्स्ट हो गए। जब वो टायर बर्स्ट हुए तो जो पुलिस थी उसने इस पूरी गाड़ी का कॉर्डन ऑफ कर दिया और किसी को इस गाड़ी के पास नहीं आने दिया। काफ़ी देर तक ये मामला चलता रहा, वहाँ ट्रैफिक जैम हुई, लोगों ने भीड़ लग गई लोगों की। तो एक अब ये जो कहानी है इसके अंदर वो ये है कि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदमी ने एक सहाफ़ी को टिप ऑफ कर दिया और उनको कहा कि इंडियन सरकार वो इंडिया का सोना जो है वो गिरवी रखवा रही है दूसरे मुल्कों में और उसके एवज पैसे ले रही है। बस ये खबर सहाफ़ी तक पहुंचनी थी कि जंगल में आग की तरह फैल गई और सहाफ़ी बिरादरी बहुत बड़ी जब एयरपोर्ट पहुंची तो उन्होंने जब वहाँ पर एक गैर मामूली किस्म के जब वहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स देखे तो वो समझ गए। उसके बाद सरकार भी मान गई। तो इसके ऊपर सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि कैसे सरकार ने ये चीज़ की और किसने इसकी इजाज़त दी। तो ऑब्वियसली फिर वो सारी बातें जब कड़ी से कड़ी मिली तो पता चला कि जब ये
कांग्रेस की सरकार थी और चंद्रशेखर वजीर आजम थे, उस वक्त ये सारी चीज़ डिसाइड हुई थी। मगर आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी, हर मुश्किल आसान हो गई। 21 मई 1991 को राजीव गांधी साहब तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट कांचीपुरम में एक टाउन है श्रीपुरम बुदर, वहाँ पर एक इलेक्शन कन्वेंसिंग कर रहे थे, जहाँ पर उनके ऊपर एक श्रीलंकन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक तमिल टाइगर्स की खातून ने खुदकुश हमला कर दिया और उस हमले के अंदर राजीव गांधी साहब और 13 लोग और मारे गए। कांग्रेस अपना फेज 1 ऑफ इलेक्शन तो हार चुके हुए थे, तो जो जब सिंपैथी वोट पड़ा कांग्रेस को, तो उन्होंने अपना फेज 2 जो इलेक्शन का था वो क्लीन स्वीप किया और 244 सीट्स के साथ इंडिया में उन्होंने अपनी दोबारा हुकूमत बनाई। नरसिम्हा राव को नॉमिनेट किया कांग्रेस ने और उनको वजीर आजम बनाया। नरसिम्हा राव ने उस वक्त की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो हेड थे मनमोहन सिंह को वजीर खजाना बनाया। जून 1991 को नरसिम्हा राव ने कौम से खिताब में कहा कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया एक कुछ सख्त डिसीजंस ले इस इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए, अदरवाइज आगे जाना बहुत मुश्किल था। मनमोहन सिंह जो वजीर खजाना थे, उन्होंने सख्त तरीन डिसीजंस ली, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया, उन्होंने इकॉनमी को लिबरलाइज किया, उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल कंपनीज को दावत दी कि वो आएँ और आके इंडिया में इन्वेस्ट करें। और यूं सबसे बड़ी चीज़ जो इंडियन हुकूमत ने डिसाइड की कि उन्होंने कहा कि अब से मार्केट रेगुलेट करेगी प्राइसेस, और इंडियन सरकार प्राइसेस की रेगुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और यूं लाइसेंस राज का ऑफिशियली खात्मा हुआ। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तो इंडिया को बड़ा लॉस हुआ, यानी एकदम से एक महंगाई की वेव आई और चीज़ों की कीमतें आसमानों पे जानी शुरू, क्योंकि अब मार्केट ट्रेंड और मार्केट कीमतों को सेट करी थी प्राइसेस को, उसकी वो देखते हुए, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। मगर लॉन्ग टर्म में इंडिया को बड़ा बेनिफिट हुआ। उसी साल अक्टूबर नवंबर में जो इंडिया ने सारा जो अपना सोना गिरवी रखवाया था वो उन बैंकों से वापस खरीदा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, मुख्तलिफ कंपनीज ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, और ये एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड इंडिया ने 1991 में किया। ये इकोनॉमिक टर्न अराउंड ऐसा साबित हुआ कि आज इंडियन इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। आज इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 600 अरब US डॉलर पे हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया के चैलेंजेस खत्म हो गए, लेकिन जो एक डिपेंडेंसी ऑन IMF है और जो लोन की डिपेंडेंसी है वो खत्म हो गई। तो हमें पाकिस्तान को भी इस तरह के कुछ सख्त डिसीजंस अब लेने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान ने अब आगे मूव ऑन कर, क्योंकि इकोनॉमिक हालात पाकिस्तान के भी बहुत ख़राब हैं। तो अब आगे मूव करने के लिए पाकिस्तान को भी कुछ सख्त डिसीजंस लेनी पड़ेंगी और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, कहीं इससे पहले बहुत देर ना हो जाए। Until we meet again, Pakistan Zindabad.